से कहता था कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, मैं उसका कुछ ही आंसर निकाला हूँ। फिर मैं जीएस पहले अटेम्प्ट तो करता था, और फिर इंग्लिश और मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको 3 बेसिस पे करना है। पहला, जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते थे वो, तो मैं ईगो पे कुछ क्वेश्चंस ले लेता स्टार्टिंग में। इसके अलावा मैं कर सकता था छोटे छोटे क्वेश्चंस, वो मैं कंप्लीट ही नहीं कर पाता था, या एक बार। नमस्कार साथियों, मैं सुधांश, अकाउंटेंट इन द रेलवेज। पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि एक स्टूडेंट को लगभग कितने घंटे पढ़ने चाहिए और उस वो घंटे को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकता है, उसके बारे में हमने पूरा फुल डिटेल में एक वीडियो बनाया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे मॉक टेस्ट के बारे में, कि मॉक टेस्ट कब से देना स्टार्ट करना चाहिए और ये एक वीक में लगभग कितने मॉक टेस्ट देना चाहिए, इस बारे में हम आज प्रॉपर चर्चा करेंगे। मैंने ये पॉइंट बाय पॉइंट लिख के रखे हैं सारी चीज़ें, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे कि मॉक टेस्ट आपको कैसे अप्रोच करना है। सबसे पहली बात, आपको मॉक टेस्ट हाफ पीरियड में नहीं देना है। जैसे मान के चलो 1 घंटे का कोई मॉक टेस्ट है, आप उसको 30 मिनट में दे रहे हो, फिर अगला 30 मिनट 5-10 मिनट ब्रेक लेके दे रहे हो। आपको कोई भी मॉक टेस्ट 1 गो में ही देना है, चाहे जितना आपको लेंदी लग रहा हो, चाहे जितना आपको फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, आप उस सीट पे ही बैठे रहो। मॉक टेस्ट आप पूरा कंप्लीट करो, भले ही मार्क्स कितने भी कमाए, लेकिन आपको एक हैबिट पड़नी चाहिए कि मॉक टेस्ट अगर स्टार्ट हुआ तो आपको लास्ट वहीं करना है बैठे बैठे, भले ही आपके नंबर चाहे जितने कम आ जाए। अच्छा, जिस भी मूक में आपके मार्क्स कम आते हैं तो आपको उसमें डिमोटिवेट नहीं होना है। उसमें क्या है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखोगे, ऐसा आपको पक्का मान के चलो कि अगर जैसे कोई एग्जाम है, एग्जाम के पहले आप मॉक टेस्ट इसलिए दे रहे हो क्योंकि आप सारी चीज़ें सीखना चाह रहे हो। जो गलती आप एग्जाम में करोगे उस चीज़ को बचाने के लिए ही आप मॉक टेस्ट दे रहे हो। तो वो एक पॉजिटिव अप्रोच लेके चलना है। देखो, फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं आएगा ही आएगा, कभी ना कभी आपको आएगा। मुझे भी फ्रस्ट्रेशन होता था कभी कभार कि कितना भी पढ़ लो, सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हैं, सब कुछ है, लेकिन मार्क्स ही नहीं बढ़ रहे। लो, ये सारी चीज़ें कभी ना कभी होंगी, लेकिन आपको इसको पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ सॉल्व करना है कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप चीज़ें अभी सीखोगे, ये एक धीरे धीरे आप स्टार्टिंग के 5 से 6 मॉक टेस्ट में आपके साथ ऐसा होगा। फिर धीरे धीरे जो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा आगे, और अभी जो बता चुका हूँ, उसको आप फॉलो करोगे तो आप बहुत जल्दी इस सब चीज़ों से रिकवर हो जाओगे। जिनका भी अब 50% तक सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वो अब बिगनर लेवल से लगभग ऊपर आ चुके हैं। अब उनको क्या करना है, उनको वीक में एक मॉक टेस्ट देना कंपलसरी है। अगर आप एक वीक में मॉक टेस्ट नहीं देते हो तो वो आपके लिए आगे कोर्स कंप्लीट करना लेंदी बनता जाएगा। अब वो आपको एक दिन वीक में कब देना है, आप उसको संडे रख सकते हो। संडे में क्या करना है, आपको 5 से 6 दिन आप जो भी पढ़ोगे उसको आपको रिवाइज करना है। जो भी आपने 5 से 6 दिन में सीखा है उससे रिलेटेड ही आपको लगभग मॉक टेस्ट में देखने को मिलेगा। तो क्या है, उससे रिवीजन बहुत तगड़ी तरीके से होगा, जो आपकी कमियां हैं वो आपकी फाइंड आउट होगी। मैं क्या करता था, जिस दिन मैं मॉक टेस्ट देता था उसी दिन सेम एनालिसिस नहीं करता था, मैं उसके अगले दिन करता था। ऐसे में वीक में 3 दिन मॉक टेस्ट देता था, उसका 3 दिन एनालिसिस करता था, तो ये 6 दिन मेरे कंप्लीट होते थे। मैं इसलिए ये सब करता था क्योंकि मैं सारा चीज़ें टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाता था, क्योंकि हालांकि जब इंटरमीडिएट लेवल पे हो आप, तो आप चीज़ें सीख भी रहे हो, तो जो भी आपने टॉपिक पढ़ के रखे हैं, जो आपको भूल रहे हो, आप उसका रिवीजन नहीं कर पाते। अब जो इंटरमीडिएट लेवल के स्टूडेंट्स हैं, मतलब लगभग जिनका सिलेबस 70 से 80% तक कंप्लीट हो चुका है, उनको क्या करना है, उनको वीक में कम से कम 3 मॉक टेस्ट देने हैं। और वो कब देने हैं, आप ऐसा भी कर सकते हो, ये हालांकि परसेंट टू परसेंट डिपेंड करता है, क्योंकि रिवाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए। अगर आपने जिस दिन मूक लगाया उसी दिन अगर आपने एनालिसिस किया, तो आप उस चीज को इतना ज्यादा टाइम नहीं दे पाते हो, जो आप अपनी कमियों को फाइंड आउट नहीं कर पाते हो और आप सुधार नहीं कर पाओगे। वरना आप मूक टेस्ट की जो क्वांटिटी है वो ही केवल आप बढ़ा पाओगे, उसकी जो क्वालिटी है, उसका एनालिसिस है, वो आप प्रॉपर नहीं कर पाओगे। उसके अगले दिन आप एनालिसिस करो, आप उसको फाइंड आउट करो कि आपके कौन से टॉपिक कहाँ गलती हो रहे थे। आप एनालिसिस में जितना ज़्यादा टाइम दोगे उतना ही आपका स्कोर अगले मूक में बढ़ जाएगा। आप केवल क्वांटिटी पे ध्यान ना दें कि मॉक टेस्ट मैंने एक दिन में 3 लगा दिए या एक दिन में 2 लगाए। अगर आप एक दिन में केवल एक ही लगाते हो, वो भी टॉपिक वाइज, लेकिन अगर आपने उसके टॉपिक भूल रहे थे, वो अगर आपने कवर कर लिए, तो आप विश्वास मानो वो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा, ना कि क्वांटिटी बढ़ाने से। अब हम बात करेंगे जो एडवांस लेवल के हो चुके हैं स्टूडेंट्स, लगभग उनका सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका है और वो लगभग लास्ट फेज में चल रहे हैं। उनको क्या करना है, उनको पर डे एक मॉक टेस्ट देना उनके लिए कंपलसरी है। उससे क्या है, उनका सिलेबस एक बार लगभग कंप्लीट हो चुका है, अब उनको पर डे रिवीजन की जरूरत है और नए नए टाइप के क्वेश्चंस देखने की जरूरत है। होता क्या है, अगर आप फाइनल एग्जाम में देखोगे तो नए टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो आप वो पैनिक में आ जाओगे। क्योंकि होता क्या है, मॉक टेस्ट में भी आपको सारी चीज़ें क्लियर पता चलती हैं कि कौन सा आपको क्वेश्चन छोड़ना है, कौन सा आपको क्वेश्चन जल्दी अटेम्प्ट करना है, फर्स्ट गो, सेकंड गो, थर्ड गो, इस टाइप में आपको कैसे कंप्लीट करना है, वो सारी चीज़ें आप मॉक टेस्ट में ही सीखोगे। अगर आप जितनी गलतियां मॉक टेस्ट में करोगे, उतना कम आप गलतियां मेन एग्जाम में करोगे। अब दूसरा पॉइंट, जो भी स्टार्टिंग फेज में है, बहुत सारे एग्जाम्स ऐसे होते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे, कोई भी एग्जाम आप मान लो, तो जिसमें सेक्शन वाइज ही मॉक टेस्ट आता है और
जीके, रीजनिंग, मैथ और इंग्लिश, इस टाइप के जो सेक्शन वाइज होते हैं, तो आप इन सेक्शन को आगे पीछे अप्रोच करने की कोशिश करो। जैसे मैं क्या करता था, मैं जीएस पहले अप्रोच करता था, फिर रीजनिंग, फिर इंग्लिश और फिर मैथ्स। तो इस टाइप से मैं कंप्लीट करता था। अगर ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, अगर आप इसमें सुटेबल नहीं है तो आप इसको चेंज करके मूक में ही ट्राई कर लो। उससे क्या होगा, आपको कम से कम एक पता रहेगा कि आपके लिए क्या चीज़ सुटेबल हो सकती है। आप मान के चलो अभी जीएस स्टार्ट कर रहे हो और इसके बाद आपको इंग्लिश करना है, तो वो आपके लिए कैसा सुटेबल रहता है, वो सारी चीज़ें आप क्लियर करके रखो। अब हम इसके बारे में पूरा डिटेल में हम बात करेंगे कि एनालिसिस कैसे करना है और क्या प्रेफरेबल चॉइस हो सकती है कि आपको क्या पहले अटेम्प्ट करना है, और मैं कैसे अटेम्प्ट करता था, उसका मुझे क्या फायदा मिलता था। इन सब बारे में अभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे। तो होता क्या है, जब आपके पास 1 घंटे या 1.5 घंटे का टाइम है, रेलवे में 1.5 घंटे का टाइम होता है, एसएससी में 1 घंटे का टाइम है। अब क्या है, आप अगर जीएस में ऐसा है कि अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो वो जल्दी से जल्दी होंगे और आपके पास ज़्यादा टाइम बचेगा। अगर आपने 25 क्वेश्चन का आता है, उसमें 25 क्वेश्चन अगर आप जल्दी से जल्दी अटेम्प्ट कर लोगे और 5 से 7 मिनट के अंदर आप कंप्लीट कर लेते हो, तो आपके पास एक क्वेश्चंस का लोड कम हो गया और आपके पास टाइम बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि एक मेरा पोर्शन जो है वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे पास 3 पोर्शन केवल बचे हो, मेरे पास केवल और केवल मेरा 5 से 7 मिनट ही गया है। इसके बाद मैं अप्रोच करता था इंग्लिश। इंग्लिश भी सेम ऐसी ही चीज़ है। अगर आपको क्वेश्चंस जल्दी से जल्दी आ गए, जो टॉपिक छोटे छोटे टॉपिक जो होते हैं, जैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो गया, सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, या छोटे छोटे कोई भी पैसेज हो गए, तो वो जल्दी से जल्दी ही अगर कंप्लीट हो रहे हैं तो आप उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करो। अब होगा क्या, आपके पास 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं और आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रिमेनिंग है। इस वजह से मेरी अप्रोच ये थी। अब हो सकता है ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करे। आप एक बार, इसलिए जो भी बिगनर्स हैं वो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा मिक्सअप करते रहो। पहले आप मैथ्स अटेम्प्ट करो, 1-2 स्टार्टिंग के मैं बोल रहा हूँ, फिर इसके बाद आप जो पैटर्न आपको बहुत अच्छा तरीके से समझ में आए, उस पैटर्न पे आपको लगातार प्रैक्टिस करते कंप्लीट करते जाना है। तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट अप्रोच होगी। आप किसी के कहने पर मत जाओ कि ये आप दूसरे के लिए सही था वही आपके लिए सेम हुआ, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे टॉपर्स भी ऐसे हैं जो पहले मैथ्स कंप्लीट कर लेते थे, फिर रीजनिंग और जीएस सबसे बाद में वो कंप्लीट करते थे। तो बहुत सारे ऐसे भी टॉपर्स हैं। तो आप प्रॉपर उस चीज़ का आपके मुताबिक क्या सेट बैठता है वो आप कंप्लीट करो। अब मॉक टेस्ट एनालिसिस आपको 3 बेसिस पे करना है। पहला, जो आपको क्वेश्चंस नहीं आते थे वो। दूसरा, आपको क्वेश्चंस आते थे लेकिन आप अटेम्प्ट नहीं कर पाए। और तीसरा, जो आपको क्वेश्चंस आते थे, आपने सॉल्व भी किए लेकिन उसमें आपने बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया। उस हिसाब से आपको 3 बेस पे फाइनली आपको मॉक एनालिसिस करना है। अब इसमें क्या है, आपको एक प्रॉपर एक रजिस्टर बना लेना है। जो क्वेश्चंस आपको आते थे और वो आप नहीं लगा पाए, उसको एक पनिशमेंट के तौर पे आप उसको हर एक मॉक टेस्ट में आप लिखो। उससे क्या होगा, आपको एक ये पनिशमेंट टाइप की मिलेगी कि आपको ये क्वेश्चन आता था, इसके बाद भी आपको उसको नहीं कर पाए, इसलिए वो एक आपकी पनिशमेंट है। आप उस सेम चीज़ को लिखोगे। दूसरा, जो आपको नए क्वेश्चंस थे, आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था उस चीज़ का, उसको आपको प्रॉपर टाइम देना है। भले ही उस चीज़ में आध घंटे से ऊपर निकल जाए, लेकिन आपको उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। आपके खुद के नोट्स हैं, जो आपको A4 साइज वाला जो मैंने बताया था, उससे कंपेयर करना है कि वो उस चीज़ में क्वेश्चंस लिखा हुआ था, इसके बाद आपको वो चीज़ नहीं आई, या आपके लिए वो बिल्कुल एक नया ही कॉन्सेप्ट था। अगर नया टाइप का क्वेश्चन है तो आपको A4 साइज वाले में कनेक्ट करके उसको लिखना है। और दूसरा, आपको मॉक टेस्ट का जो आपको अलग से रजिस्टर बना के रखा है, उसमें आपको नोट डाउन करना है। अब तीसरा जो है कि आपको क्वेश्चंस आपने सॉल्व भी किया, आपको आता था, आपने सॉल्व किया, लेकिन उसमें आपको इतना ज़्यादा टाइम क्यों लग गया। आपका एक एवरेज टाइम लिख के होगा कि जैसे आपका 40 सेकंड में ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है, आपको पता भी है कि लगभग लगभग इतने टाइम में ये क्वेश्चन हो सकता था। अब आपको उस पर बहुत ज़्यादा टाइम देना है कि वो क्वेश्चन आपका 40 सेकंड से ज़्यादा क्यों गया, आपको वो फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्योंकि यही चीज़ें आगे जाके आपको एज देंगी। या तो उसमें कैलकुलेशन मिस्टेक्स होगी, या आपको कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं होगा, या आप कहीं ना कहीं टाइम मैनेजमेंट उसमें नहीं कर पाए। या एक और चीज़ हो सकती है, जैसे आप बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक्स करते हो। कैसे, जैसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन में आंसर कुछ निकालना था, आप और कुछ निकाल रहे हो, क्वेश्चन का आपने सेंस ही नहीं जल्दी पकड़ पाए और उसके बाद आपका कुछ आंसर निकाला। उस वजह से बहुत सारी छोटी छोटी, मैं अपने बता रहा हूँ, मैं सिली मिस्टेक्स की वजह से ही हर बार कुछ ना कुछ मेरे मार्क्स कम आ जाते थे। वो मैंने फाइंड आउट किए कि क्यों मेरे, मतलब होता क्या था, जैसे क्वेश्चन कुछ पूछा है, अब मुझे स्पीड में कंप्लीट करना है। अब स्पीड में मैं सिली मिस्टेक्स ऐसे करता था कि क्वेश्चन कुछ पूछा गया है, मैं उसका कुछ ही आंसर निकाल रहा हूँ, फिर क्या दोबारा क्वेश्चन पढ़ा कि अरे यार क्या पूछा क्या गया है, फिर इस चक्कर में क्या डबल टाइम निकलता था। तो वो टाइम ज्यादा हो गया, आपके पास एक प्रेशर भी आ गया कि आपके पास जो क्वेश्चंस आता था वो आप जल्दी भी कर सकते थे, लेकिन आपने बहुत ज्यादा उसमें टाइम दे दिया। तो वो उस टाइप की जो सिली मिस्टेक्स हैं, उसको आपको मॉक टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा इंप्रूव करना है। एक हैबिट डाल लेनी कि जो भी क्वेश्चन आप एक बार में पढ़ो,
वो पूरा आप उसको समझ पाओ, एक वन रीडिंग में ही आप उसका सारांश निकाल पाओ कि क्या पूछा गया है, हमें क्या आंसर निकालना है। उससे आपका टाइम मैनेजमेंट बेस्ट रहेगा। मैं जो अपनी गलती करता था वो बहुत बाद में मैंने इंप्रूव किया था। तो अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो आप पहले से ही ये सारी चीजें आदत डाल के रखो कि वन गो में ही उस चीज का आप आंसर, उसका भावार्थ, उसका जो चीजें पूछी गई हैं उसका आप आंसर निकाल पाओ करेक्ट वे से। और एक और चीज है कि आप मॉक टेस्ट जो भी आपने पिछला दिया उसका एनालिसिस किए बिना आप कोई भी अगला मॉक टेस्ट मत देना। आपके जो भी क्वेश्चंस पिछले में फंसे थे उसका अगर आपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं किया तो आप उसको आगे बढ़ने का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। सबसे पहले भले ही आपके मॉक टेस्ट कम बने, मॉक टेस्ट वीक में आप 2 ही लगा पाओ, लेकिन उसका एनालिसिस इतना बेस्ट होना चाहिए कि आप अगला जो भी तीसरा लगाओगे तो वो सब ये कम से कम पिछले जो मॉक टेस्ट में आपने गलती की है वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। अपनी तरफ से कम 100% ऐसा देना है। अच्छा, जो मैंने अभी आपको बताया था कि मॉक टेस्ट में आपको एक अलग से रजिस्टर बनाना है, उसका मैं क्या करता था, उसको मैं वीकली रिवाइज भी करता था। जो भी क्वेश्चंस आपने 5 से 6 टेस्ट या 10 मॉक टेस्ट आपने देके रखे हैं तो उसको आपको क्या करना है, उसमें जो भी क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, मैं क्या करता था 15 से 20 मिनट मॉर्निंग में उन क्वेश्चंस को देख लेता था जो मुझे मॉक टेस्ट में नहीं आए। वो क्या करता था, रजिस्टर में मेरे अलग से नोट डाउन है, उसको बार बार रिवाइज कर लिया, एक बार शाम को रिवाइज कर लिया। उससे क्या होता था, मैं जो मुझे क्वेश्चंस आते हैं वो तो मुझे आते थे, और जो क्वेश्चंस मुझे मॉक टेस्ट में फंसते थे उसका मैं पर डे एक हिसाब से रिवीजन कर रहा हूँ। सुबह 15 मिनट दे दिया, शाम को 15 मिनट दे दिया, या जिस दिन मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, एक ना एक दिन आपको ऐसा बीच में आएगा जिस दिन आपका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, तो आप उस दिन पिक्चर देखने से ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप केवल और केवल मॉक टेस्ट का बहुत छोटा सा एक लिमिट ले लो आप, कि आपको केवल मॉक टेस्ट में इतना ही कंप्लीट करना है। तो वो क्या है, वो आपको एक बहुत अच्छा रिवीजन भी दे देगा और आपका दिमाग भी सेट रहेगा कि चलो आज मैंने रिवाइज कर लिया एक दूसरे वे में। और जैसे जीके जीएस वगैरह थी वो रटने वाले जैसे जो चीजें हैं, जैसे इंग्लिश की मीनिंग्स वगैरह हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वो एक कहीं ना कहीं हिसाब से रटने वाला काम है। तो वो मैं मॉर्निंग में टाइम देता था उनको, क्योंकि मॉर्निंग में दिमाग भी फ्रेश रहता है और सारी चीजें जल्दी रट जाती हैं। तो मॉर्निंग में जितने भी रटने वाले हैं या बिल्कुल बेसिक से जो आपको समझ में कम आते हैं वो चीजें आप पहले किया करो। और इसके साथ साथ आपको कलेक्टिव मॉक टेस्ट एनालिसिस भी करना है। जैसे आपने मान के चलो 1 से लेके 15 तक आपने मॉक टेस्ट दिए हैं, अब कुछ स्पेसिफिक टॉपिक होंगे ही होंगे जो जिस टाइप के क्वेश्चन आपके लगभग हर दूसरे या तीसरे मॉक टेस्ट में रिपीटेटिव गलत हो रहे हैं। आपने पहले मॉक टेस्ट में उसको सही किया, हो सकता है वो तीसरे वाले मॉक टेस्ट में फिर आपका गलत हुआ, हो सकता है आपको वो वही सेम क्वेश्चन या उसी टाइप का क्वेश्चन आपका 7वें मॉक टेस्ट में फिर रिपीटेटिव गलत हो। तो वो एक फाइंड आउट करना है कि आप किस टाइप के क्वेश्चन बार बार आप गलत कर रहे हो। इस हिसाब से आपको कलेक्टिव मॉक टेस्ट का एनालिसिस करना है कि किस टाइप के क्वेश्चंस आपके लगभग हर एक मॉक टेस्ट में गलत हो रहे हैं। तो वो आप इसी के साथ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद।